दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2016। सन 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत करने का आखिरी साल था। सन 2017 से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। 2017 से केंद्रीय बजट और रेल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। रेल बजट को अलग से पेश करने की शुरुआत 1924 में हुई थी। 1924 में रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और आखिरी वर्ष था 2016 जो रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश हुआ, लेकिन 2017 से केंद्रीय बजट और रेल बजट एक साथ पेश होने लगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। सन 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के गवर्नर जनरल वर्ष 1858 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है, कहाँ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। ICRA भारतीय स्वतंत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम गुड़गांव शहर में स्थित है, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप। पर्यटन देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन है। दोस्तों, सेंटिनल द्वीप पर भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया है। सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तनम का उद्घाटन किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। सितंबर 2018 में भारतीय राज्य सिक्किम के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं सिख नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। उनकी प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी ऊंचाई है इसकी? 182 मीटर। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है पराग कोश। पुष्प के परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। प्रकृति में किसी फूल के पराग कण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल से आते हैं। परागकोश, पराग का उत्पादन पुष्प के इस हिस्से में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोकस। कोकस जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है?
इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 455 से 390 nm। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 455 से 390 nm यानी नैनोमीटर होती है। ये क्या है? नैनोमीटर। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। किसी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों मक्खन? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पायस। दो या दो से अधिक अमिश्रणीय पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। पायस के उदाहरण मक्खन, दूध, क्रीम, ये सब क्या हैं? पायस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसे हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट खनिज एल्सोमाइड के रूप में जाना जाता है, जिसे एप्सम नाम या साल्ट कहते हैं। ठीक है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल नहीं कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर विलियम म्योर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सन 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है, 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला। और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। सर विलियम म्योर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सन 1960 से 1963 तक सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री थे। वे अक्टूबर 1963 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। सन 2017 में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री, 21वें योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता और सांसद भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर होगा डी, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेन है। इसका दूसरा नाम क्रेन भी है। अगर ऑप्शन में कहीं क्रेन आए तो भी सही है। राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का है अशोक। और राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है या टेसू है, या टेसू, इसको टेसू भी कहते हैं। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा। राजकीय मछली मोय या चीतल है। ठीक है, और राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है उर्दू। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश।
ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होने के समय इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उससे पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आगरा। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। ये मेला हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है शारदा नहर। दोस्तों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर है। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के निकट गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण कार्य वर्ष था 1920 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और 1928 में ये पूरा हो गया था। 1920 से 1928 तक इस नहर का निर्माण हुआ है। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 2000 में। सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। ये भारत का 27वां राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है? 27वां राज्य। जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, ये प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से पानी, जंगल और बर्फ से ढका पहाड़ की चोटियां थीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। भारत रत्न सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक महान भौतिकी शास्त्री थे। दोस्तों, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उन्हें शोध किया था। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। 1928 में खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बिस्टली टेल्स। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई बिस्टली टेल्स किताब एक कविता के रूप में नीति कथाओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों, रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। इन्हें वर्ष 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टकन्स नेट। ठीक है, स्टकन्स नेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने साल 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार ज़िले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जलसंधि है। ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 53 से 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अलास्का। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी और राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है,
दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। दोस्तों, विश्व में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 देश हैं: चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मस्कट। दोस्तों, ओमान की राजधानी है मस्कट, जो ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात देश का भाग नहीं है, जबकि अबू धाबी, शारजाह और दुबई ये संयुक्त अरब अमीरात में ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। कतर की राजधानी दोहा। ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। अंकारा तुर्की की राजधानी, मनामा बहरीन की राजधानी। अगला प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीरा कुमार। दोस्तों, भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर मीरा कुमार थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मेरठ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के भारत विरोध में भारतीयों के द्वारा जिससे एक सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया, वो 1857 का विद्रोह था। ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था। कानपुर, झांसी, आगरा, फैज़ाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, जबकि गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में ये नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। भारतीय खाना अल्पाहार खांडवी गुजराती व्यंजन है। गुजराती खाने में खांडवी विशेषता लोकप्रिय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, उदंत मारतंड। भारत में आधुनिक ढंग से पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चौथे चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मारतंड था। इसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ये याद कर लेंगे। हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मारतंड था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लरमा रोजो। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके जनक स्वामीनाथन थे। दोस्तों, लरमा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म की फसल है। अगला प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का काम बेनेगल नरसिंह राव को दिया गया था। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जोधपुर। दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित है। ये एक महल है। इस महल को पहले चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, लवणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, लवणी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लवणी बनाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों।
दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संबंध बोधक अव्यय। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें बाहर शब्द संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय है, बाहर कोई खड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मुझे गांव जाना है। ठीक है, मुझे गांव जाना है वाक्य का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, वर्ण। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा क्या है? लोहा मानना, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभाव डालना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ प्रभाव डालना होता है। अगला प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। स्थायी भाव क्या होता है? रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इस किताब को पढ़े हैं वाक्य का सही क्रम वाच्य होगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उद्धरण। ठीक है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रशेखर दिया हुआ है। समास वाला सही समास वाला विकल्प पहचानना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, चंद्रशेखर का सही समास वाला विकल्प होगा चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। इसका क्या होगा? एक सबसे अच्छा एक विकल्प है हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा हतोत्साहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द को चुनें। जलज। ठीक है, जलज, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मछली। दोस्तों, जलज के अनेकार्थी शब्दों में एक मछली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। ये बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के लिए उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, संबोधन कारक। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है उसको संबोधन कारक कहते हैं।
दोस्तों हे प्रभु रक्षा कीजिए में संबोधन कारक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेला खेला भविष्यकाल, ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे खेल खेलेंगे, क्योंकि भविष्यकाल में आने वाले काल के लिए बात हो रही है, तो इसका भविष्यकाल क्या बनेगा, बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चों ने खेल खेला वाक्य में भविष्यकाल के अनुसार वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प हो जाएगा बच्चे खेल खेलेंगे होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा, राजपुतानी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, राजपुतानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूत का स्त्रीलिंग होगा राजपुतानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तपस्विनी, ठीक है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवार का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तलवारें, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है तलवारें, तलवार का बहुवचन हो जाएगा तलवारें। अगला प्रश्न है, ह्रस्व व दीर्घ इसमें से किसके प्रकार हैं, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है स्वर, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। स्वर के 2 प्रकार हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाह, ठीक है, शाह जो है वो ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। वर्णमाला में शाह, फिर सा, ये वाला सा, षटकोण वाला सा और हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पक्षपाक्षिक, पक्षपाक्षिक संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द का सम्यक युग्म है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया। दोस्तों सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं, इसमें उनके द्वारा कौन सी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसका नाम है पद्मावत, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है जो अवधी भाषा में लिखी गई है, ये भी याद कर लेंगे। पद्मावत किस भाषा में लिखी हुई है, अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद पल्लव, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा, वीणा, पल्लव, युगांता, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। चिदंबरा के लिए उन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग हिंदी के विख्यात कवि साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें वर्ष 1883 में
1883 में 1883 में उन्हें ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलक्षण नेत्रों वाला। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द विलक्षण नेत्रों वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, ये काली घटा का घमंड घटा, इसका सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? यमक अलंकार। ये घटा शब्द 2 बार आया है, जिसमें से पहले घटा का अर्थ बादल, दूसरी बार घटा का अर्थ कम होना। जब किसी पंक्ति में एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है तब यहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक शब्द जब 2 बार प्रयोग हो जाएगा, ये घटा और ये घटा 2 बार प्रयोग हुआ तो ये क्या होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरना। पतन का क्या होगा? गिरना। ये पतन एक विकल्प दिया गया है, इसका सबसे अच्छा विकल्प क्या है? गिरना। पतन का समानार्थी शब्द गिरना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थी शब्द अर्थ वाला शब्द है। नाश। नाश का क्या होगा? तबाही। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तबाही नाश शब्द का समानार्थी है। इसका दूसरा शब्द तो बर्बादी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के में लगते हैं। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग के शब्द के शुरू में लगते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द में उपसर्ग शुरुआत में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। इसमें करेक्ट आंसर कपोत का क्या होगा? तद्भव कबूतर। ठीक है, कपोत तद्भव है, कबूतर क्या है? तत्सम है। तो शब्द का सही तद्भव रूप क्या है? कबूतर। ठीक है, और काम का क्या होगा? काम का कर्म हो जाएगा। काज का कार्य हो जाएगा। गाल का कपोल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना है, इसमें करेक्ट आंसर है बखूबी। ठीक है, बखूबी में प्रत्यय का नहीं अपितु बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शेष शब्दों में आहट, नी और आस प्रत्यय जुड़े हैं। ठीक है, जैसे इसमें आहट है, इसमें नी है, इसमें आस है, ये क्या है? प्रत्यय जुड़े हुए हैं। बखूबी में बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रत्यय नहीं लगा है यहाँ, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बखूबी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत प्लस लास। तो ये उल्लास के लिए पूछ रहा है, इसका सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा होगा? उत प्लस लास। ठीक है, उल्लास का सम्यक संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, संयोग। संयोग का विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत होगा ऑप्शन ए, वियोग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अवशेष का विपरीत हो जाएगा पूर्ण या नवनिर्मित। नवनिर्मित। ठीक है, और मिलन का विपरीत होगा विरह।
दुरुपयोग का सदुपयोग, सदुपयोग, ठीक है। तो वियोग संयोग का विपरीत अर्थ है। अवशेष नवनिर्मित या पूर्ण का है। मिलन का विरय हो गया। दुरुपयोग का सदुपयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।